वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर से हम मैकियावेली को पढ़ने और समझने का प्रयास करने वाले हैं। उसका राजनीतिक चिंतन हम यहाँ से देखेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्या उसने लीग से हट के अलग काम किया था जो कि एक नकारात्मक छवि देने के साथ साथ उसे आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक चिंतन है, उसका जनक तक कहा जाता है। उसके राज्य संबंधी विचार, उसका वर्च्यू का सिद्धांत, उसके ग्रंथ जिसमें द प्रिंस मुख्य है, फिर उसके नैतिकता और धर्म पर विचार और उसकी संप्रभुता पर विचार। हम इन सबको आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे उसकी संक्षिप्त जीवनी से, ताकि एक उसकी मोटा माटी छवि आपके मस्तिष्क में बन जाए। और फिर हम उसके ग्रंथ देखेंगे और एक उसके दर्शन का ओवरव्यू भी लेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर में हम उसे कनेक्ट कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो शुरू करते हैं मैकियावेली से, जिसे पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। पहले तो आप एक शब्द समझ लीजिए, वैसे आपने पढ़ा होगा पुनर्जागरण को। ये बेसिकली एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक क्रांति कह सकते हैं, या जिसे यूरोपीय मध्यकाल के बाद एक नव पुनर्जागरण का युग कहा जाता है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कर्मकांड, या आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, इससे हटके एक वैज्ञानिक युग की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए इसे वैज्ञानिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसी काल में मैकियावेली का जन्म हुआ, और मैकियावेली का जन्म आप देखेंगे कि फ्लोरेंस शहर में हुआ, और फ्लोरेंस को ही पुनर्जागरण का गढ़ माना जाता है। चूंकि ये आप यहाँ अगर मैं आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, ये इटली हुआ करता था। ये इस साइड एशिया से और इस साइड यूरोप से बीच में केंद्र में स्थित था लगभग। तो यहाँ दोनों के विचारधारा के मिले, और यहीं से फिर अल्टीमेटली और भी उसके कारण थे बहुत सारे, कि व्यापारियों का आगमन, एक धनवान मध्यम वर्ग का उदय, थोड़ी राजनीतिक स्वायत्तता, वो सारे कारण भी हैं पुनर्जागरण के लेके। और एक कारण ये भी था कि ये बीच में स्थित था, थोड़ा धनाढ्य लोग थे, और जो कि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ, या उससे पहले जो क्रूसेड हुए, उससे रिलेटेड भी इसको जोड़ा जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ एक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। उसमें भी पुनर्जागरण का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है, जो कि राजनीतिक और राजनीतिक चिंतन से संबंधित रहे। तो आइए हम इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका पूरा नाम निकोलाई मैकियावेली था। इनका जन्म जो हुआ था 3 मई 1469 को, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 21 जून 1570 को हुई थी। तो इनका जन्म और मरण दोनों फ्लोरेंस में हुआ था, जो कि एक इटली का राज्य टाइप से था। चूंकि तत्कालीन समय में इटली एक जो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ये उस टाइम का मैप है, हालांकि वर्तमान में भी इतना इटली माना जाता है। एक पूरा इटली एक देश ना हो करके छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे आप कंपैरिजन करके मान लें कि जैसे हमारे यहाँ एमपी, यूपी वगैरह है, या राजस्थान है, तो ये राज्य ना हो कि एक अलग अलग देश हो जाए। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे बटा हुआ था। उन्हीं में से एक ऐसा राज्य मान लें वर्तमान इटली का फ्लोरेंस, वो एक अलग देश के जैसे ऑपरेट करता था। तो उसी का निवासी था मैकियावेली, और अंत में वही उसने नौकरी की, हम देखने वाले हैं। और इसका जो समय काल माना जाता है वो पुनर्जागरण का ही माना जाता है। ऐसे 15वीं शताब्दी के मध्य से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। एक वैज्ञानिक युग की शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। और उसका व्यवसाय जो था, एक राजनीतिज्ञ था, एक मतलब ब्यूरोक्रेट था, या कॉन्वॉय जिसे हम बोलते हैं, ये दूसरे देशों में राजदूत के जैसे नियुक्त हुआ, लेखक था, कूटनीतिज्ञ था, और अल्टीमेटली इतिहासकार था। इसने फ्लोरेंस का इतिहास भी लिखा है, जो कि इसकी एक इम्पोर्टेंट रचना है, आप इसे आगे देखेंगे। और इसका जो विशेष योगदान माना जाता है, जैसे कि हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं, कि एक नकारात्मक छवि देने के बाद भी, जो कि मध्ययुगीन जो सारी व्यवस्थाएं थी उनको धता बताते एक टाइप से, और एक बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नैतिकता से अलग होके राज्य की शुरुआत की थी। इसीलिए उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन या आधुनिक राजनीति का संस्थापक भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, चलिए तो अब इसकी हम जीवन परिचय के बाद इसका थोड़ा सा राजनीतिक कैरियर भी देख लें, तो हमें इसका जीवन का भी थोड़ा सा ओवरव्यू लग जाएगा। बेसिकली कुछ 24 वर्ष की आयु में, यानी 1498 के समथिंग ही ये राजनयिक के पद पर तैनात हो गया था। आप सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इटली गणराज्य की ओर से, सॉरी फ्लोरेंस गणराज्य की ओर से
इटली, इटली के विभिन्न राज्यों में, और ये फिर फ्रांस भी गया था। और फ्रांस में एक राजा से बहुत प्रभावित हुआ जिसका नाम था सीजर बोर्जिया। बोर्जिया, इसका नाम आप सुनेंगे आगे जाके, जो कि इसके प्रिंस का आदर्श है। इससे बहुत प्रभावित हुआ, और एक दो शासक और थे जहां जहां ये दरबारों में काम किया, इसने बहुत फायदा उठाया उसका, और बहुत अच्छे से कूटनीतिक और वहां की चालबाजियां, दरबारी षड्यंत्र सब कुछ वहां से सीख लिया था इसने। इसके बाद ये 98 से तैनात होने के बाद 1512 तक, जब तक कि फ्लोरेंस में जो कि इसका राजा था या स्वामी था, उसके जो वंश का तख्ता पलट हो गया था 1512 में, तब तक यूरोप के विभिन्न देशों में राजदूत की जैसे कार्य किया। लेकिन 1512 में इनके जो राजा थे, या जो स्वामी कहना चाहिए, या राजा थे मैकियावेली जी के, उन्हें पदच्युत कर दिया गया, और इसके साथ ही मैकियावेली को भी पद से हटा दिया गया 1512 में। और इन्हें करीब 1 साल की जेल भी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इन पे 1513 में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, लेकिन शीघ्र ही रहा कर दिए गए थे। केवल 1 साल की इन्हें सजा हुई थी। बाकी जो इनके शासक थे लोरेंजो, वो कुछ समय बाद वापस गद्दी पे आ गए थे, तो इन्हें भी रिहा कर दिया गया था, और इन्हें अपनी खोई हुई पद और प्रतिष्ठा भी वापस कर दी गई थी। अब इनका हम राजनीतिक करियर देखने के बाद इनकी हम प्रमुख रचनाएं देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक राजनीति के विद्यार्थी होने के साथ साथ एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं मानता हूं इन चीजों को पढ़ा जाना चाहिए। तो इनकी जो पहली रचना है वो द प्रिंस है। इसको उन्होंने लिखा था 1513 में, लेकिन इसकी जो प्रकाशन वर्ष है वो 1532 माना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। एमपी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसका प्रकाशन का वर्ष दिया था ऑप्शन में, जो कि 1532 है। ये जो बेसिकली किताब है, जैसे कि मैंने बताया, एक फ्रांस का शासक था सीजर करके, सीजर बोर्जिया, उसको वहां प्रिंस माना गया है, उसको यानी आदर्श शासक माना गया। और जो अपने यहाँ फ्लोरेंस में एक शासक था इनका मेडिची, उसे ऐसे बनने की या ऐसे काम करने की सलाह की गई है जैसे सीजर कर रहा है, और सीजर को द प्रिंस के रूप में चित्रित किया गया है। क्योंकि अल्टीमेट एम जो था मैकियावेली का, वो इटली के विभिन्न जो राज्य थे उनको समेट के एक बड़ा राज्य बनाना था। और तत्कालीन समय में यूरोप में ऐसे अन्य बड़े बड़े राज्य इकट्ठे हो रहे थे, जबकि इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा था। तो बड़े दुखी थे मैकियावेली साहब कि हमारा देश क्यों नहीं एक शक्तिशाली गणराज्य के रूप में या देश के रूप में संचालित हो, या ऐसा कुछ बने। तो वैसे ही वो अपने राजा से ऐसी मांग कर रहे थे कि आप भी सीजर बोर्जिया के जैसे बने, उसके साले शक्तिशाली बने, कूटनीति का प्रयोग करें, चालबाजियां करें, कैसे भी एंड ऑफ द डे इटली को एक बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संगठित करें। तो बेसिकली वही इस पुस्तक की पृष्ठभूमि रही है कि एक इटली को संगठित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करके अपने राजा को देना चाहते थे मेडिची को। वही इसमें उल्लेख है। तो आइए देख लेते हैं इसे। मैकियावेली की यह सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें उन्होंने शक्ति प्राप्ति और शासन कला पर विचार व्यक्त किए। वही शासन कला की कैसे आप एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं और उसे आगे बनाया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है। इसमें राजा यानी द प्रिंस, जो कि पुस्तक का ही नाम है, जिसे प्रिंस कहा गया है, एक ऐसी काल्पनिक व्यक्तित्व को गढ़ा गया है जो कि एक राज्य को बना सके और संचालित भी कर सके। द प्रिंस को शक्ति बनाए रखने के लिए चालाकी, बल प्रयोग और कूटनीति अपनाने की सलाह दी गई है। बेसिकली आप समझ गए होंगे, राजनीति में नैतिकता से अधिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये यहाँ एक यथार्थवादी हमें रूप दिखाई देता है राजनीति का, जो कि आदर्शवाद से हटके है। मतलब आदर्शवाद यानी यूटोपिया टाइप की बातें या मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें, शांति, सहयोग, समन्वय की बातें नहीं, ये शक्ति को इंपॉर्टेंट मानते थे और कहते थे कि राजनीति में नैतिकता से ज्यादा शक्ति जरूरी है। इसके अलावा जो इनकी दूसरी रचना है डिस्कोर्स ऑन लिवी, ये एक ग्रंथ हुआ करता था, द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ डिस्कोर्स, ऐसा एक विद्वान का ग्रंथ था। उस पर उन्होंने टीकाएं लिखी थी। तो डिस्कोर्स ऑन लिवी इसे कहा जाता है। इसे उन्होंने 1516 में ही लिख दिया था, लेकिन इसका प्रकाशन 1531 यानी जो प्रिंस का प्रकाशन वर्ष है उससे कुछ 1 साल पहले इसका प्रकाशन हो गया था। यहाँ कुछ प्रिंस में जैसा कि यथार्थवादी चित्रण है,
यहाँ थोड़ा सा स्वतंत्रता और समानता जैसे विचार भी देखने को मिलते हैं। गणराज्य की स्वतंत्रता है और गणराज्य का वर्णन करते हैं। यहाँ निरंकुश राजतंत्र का वर्णन किया है द प्रिंस में, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी इनका हम कंपैरिजन भी आखिरी तक देख लेंगे एक दिन। यहाँ गणराज्य को सर्वश्रेष्ठ विचार माना है, यानी जो गणराज्य का विचार था वो रोमन से था, जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था या पवित्र रोमन साम्राज्य, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो ये उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहासवाद जैसी अध्ययन पद्धतियां जैसे हम कल देखने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ परिलक्षित होती है कि रोम गणराज्य की भांति एक गणराज्य पे विचार व्यक्त किए गए हैं इसके पुस्तक पे और उसे श्रेष्ठ कहा गया है। लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है इस किताब में। इसके अलावा रोमन गणराज्य से प्रेरित होकर संस्थाओं की मजबूती पर बल दिया गया है। इसके अलावा जो तीसरी रचना है द आर्ट ऑफ वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यथार्थवाद की, मतलब इसे बाइबल कहना चाहिए। जो यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीयवाद है, इसे हम देखने वाले हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक पूरा विचारधारा चलती है यथार्थवाद के नाम से। तो जब हम देखेंगे तब इसे और थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे। युद्ध और सैन्य कला की भूमिका पे ये पुस्तक केंद्रित है, आप नाम से ही समझ गए होंगे। एक और किताब ऐसे ही है द आर्ट ऑफ वॉर, ये सन तzu की है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये चीनी एक यथार्थवादी विचारक राजनीतिक हुए हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। इसमें स्थायी सेना की वकालत की गई। एक शब्द और सुनिएगा आप, कोंडाटेरी। कोंडाटेरी करके एक शब्द आता है, वो इसका मतलब होता है जो किराए की सेना होती है। जैसे कि हमने रूस के संदर्भ में देखा था अभी हाल में, जो कि एक किराए की सेना बड़ी चर्चा में रही थी, वैगनर ग्रुप करके नाम था उसका। तो वैसे ही कुछ मैकियावेली भी कहा करते थे कि जो कोंडाटेरी होती है किराए की सेना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसी चर्चा उनकी प्रिंस में भी देखने को मिलती है और द आर्ट ऑफ वॉर में तो वो सीधे सीधे कह देते हैं कि आपको स्थायी सेना रखनी होगी। और मध्यकालीन राजनीति में ये विचार इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज आप बोलेंगे कि सर स्थायी सेना का ऐसा क्या ही मतलब हुआ, हम तो रखते तो हैं स्थायी सेना, लेकिन नहीं, पहले सामंतों पर निर्भर रहा जाता था। इसीलिए उन्होंने पहली बार सामंतों से हटके राजा की खुद की स्थायी सेना पर जोर दिया, जो कि एक पुनर्जागरण का भी केंद्र माना जाता है। क्योंकि सामंतवाद के खिलाफ ही पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है कि सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था और बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो रही थी तब यूरोप में। तो वहीं से ये भी अपने इटली में ऐसा चाहते थे कि सामंतवाद का अंत हो और स्थायी सेना रखी जाए और बड़े गणराज्य के रूप में या बड़े राष्ट्र के रूप में इटली का उदय हो। इसके अलावा फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री, यानी जो फ्लोरेंस का इतिहास था, उस पर भी इन्होंने एक रचना लिखी है जो कि 1525 में लिखी गई थी, फ्लोरेंस का इतिहास। इसमें फ्लोरेंस के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। जी हाँ, वहां की एक यूनिवर्सिटी थी, वहां से लिखने का एक काम मिला था ना, जीवन के अंतिम क्षणों की ये किताब है और इसका प्रकाशन उनके मृत्यु के बाद हुआ था। चलिए अब इनकी रचनाओं के बाद हम इनके राजनीतिक दर्शन का एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हम आने वाले लेक्चर से इसे कनेक्ट कर पाए। शुरुआत में जैसा कि इनका सबसे मुख्य विचार यही है कि राजनीति को नैतिकता से स्वतंत्र कर दो। नैतिकता, और बेसिकली आप इसे धर्म भी ले सकते हैं एक बड़े सेंस में, कि धर्म से मुक्त कर दो, राजनीति अलग, धर्म अलग। क्योंकि इससे पहले दो तलवारों का सिद्धांत चलता था, यानी एक तलवार होगी पोप के हाथ में, एक तलवार होगी राजा के हाथ में, यानी धर्म सत्ता पोप के हाथ में और जो प्रशासनिक या राजनीतिक सत्ता होगी वो राजा के हाथ में। लेकिन इसके उलट जो कि मैकियावेली आया और इसके बाद हॉब्स ने भी ऐसी संकल्पनाएं दी हैं, तो उन्होंने जो राज सत्ता थी उसी के अंडर में धर्म को केंद्रित कर दिया और पोप को और उसके चर्च को राजा और राज सत्ता के अधीन कर दिया और धर्म को एक सीमित कर दिया गया कि आप राज सत्ता के अधीन रहेंगे, आप अलग से ऑपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विचार है सार्वभौमिक अहमवाद का विचार, जो कि मनुष्य की एक प्रकृति मानते थे। एक तो ये स्वार्थी होता है और दूसरा अहमवादी होता है, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। और एक भाग्य और सद्गुण की अवधारणा है इनकी बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक प्रसिद्ध कथन है इनका, साध्य की प्राप्ति के लिए साधन सही या गलत नहीं होते, एंड जस्टिफाई द मीन्स, यानी
आपको अल्टीमेटली गोल प्राप्त होना चाहिए, आपने उसके लिए रास्ता क्या चुना डजंट मैटर। इसी के साथ राजा को सिंह और लोमड़ी दोनों के समान होना चाहिए, यानी जो शेर होता है वो ताकत का प्रतीक है और लोमड़ी चालाकी का प्रतीक। तो ऐसे वो कहा करते थे कि कभी कभी बल भी दिखाया जाता है, यानी आंखें भी दिखाई जाती हैं, और कभी कभी आंखें छुपा के भाग भी लेना चाहिए। तो राजा के पास दोनों गुण होना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे या रणभूमि छोड़ के नहीं भागेंगे, ऐसा मैकियावेली नहीं मानते थे। वो यथार्थवादी थे, व्यवहारिक थे और नैतिकता को बहुत दूर कर दिया था उन्होंने राजनीति से, तो इसीलिए इनकी इतनी चर्चाएं होती हैं। सत्ता स्थायित्व के लिए शक्ति, छल और बल के प्रयोग आवश्यक हैं, यानी ये सबका घोलमेल होना चाहिए एक अच्छी राज सत्ता चलाने के लिए। शक्ति, छल, बल, जो भी साम दाम दंड भेद लगे, सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए, ये अल्टीमेट गोल है। तो कि आप जो कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आप देख पा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक शक्तिशाली राज्य या राष्ट्र राज्य के निर्माण जैसी बातें आपको लग रही होंगी कि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं अल्टीमेटली, यानी राज्य को शक्तिशाली करना चाहते हैं। तो वही जैसे कि मैंने बताया कि उनका इटली टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, फ्लोरेंस और अन्य राज्य थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोप में बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे। ब्रिटेन जैसे कि आप देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनके कुछ दिनों बाद बनेगी। फ्रांस एक बड़ा शक्तिशाली राज्य था उस टाइम पे। तो ऐसे अनेक शक्तिशाली राष्ट्र थे, लेकिन इटली टुकड़ों में बटा था, इसलिए वो ऐसी कामना कर रहे थे अपने प्रिंस से कि आप आए और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इटली को संगठित करें। इसके अलावा अगला पॉइंट देखेंगे, इनके दर्शन से संबंधित लोकप्रियता से अधिक भय बेहतर होता है, यानी वो बोलते थे कि राजा लोकप्रिय हो या न डजंट मैटर, उसे भय के द्वारा शासन करना चाहिए, यानी राजा को ऐसा होना चाहिए लोग उससे डरें ना कि उससे घृणा करें। मतलब राजा से घृणा नहीं होनी चाहिए, बशर्ते उससे लोग डरने चाहिए। इन सब चीजों को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। इसके अलावा जो उनकी पुस्तक थी डिस्कोर्स ऑन लिवी, वहां पर ये विचार दिया गया है कि लोकतंत्र और गणराज्य का समर्थन, डिस्कोर्स ऑन लिवी में, जैसा कि मैं बता चुका हूं, गणराज्य की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। लेकिन जो उनका एक और पहला वाला ग्रंथ था प्रिंस, उस पर निरंकुश राजतंत्र को बेहतर माना है, क्योंकि ये परिस्थितियां अलग अलग थी दोनों के लिए। वो ऐसा मानते थे, लीवी के लिए वो मानते थे कि जनता अच्छी होनी चाहिए, जनता कानूनों का सम्मान करे, उसमें सद्गुण होना चाहिए। लेकिन प्रिंस में जो कि असभ्य लोग हैं, थोड़ा सा कानून के हिसाब से नहीं चलते और वहां पर शक्ति की जरूरत है संगठित करने के लिए, तो वहां निरंकुश राजतंत्र ही बेहतर है। लेकिन जहां नागरिक सद्गुण है, सिविल वर्च्यू है, वहां पे गणराज्य बेहतर है। गणराज्य का विचार उन्होंने प्राचीन रोमन साम्राज्य से लिया है, जबकि निरंकुश राजतंत्र का जो उनका विचार था वो मेनली ऐसा माना जाता है कि फ्रांस और जो ब्रिटेन नए नए बड़े बड़े गणराज्य बन रहे थे उस टाइम पे, गणराज्य नहीं सॉरी राष्ट्र राज्य बन रहे थे, वहां से लिया है। चलिए, तो आप उनका एक ओवरव्यू समझ गए होंगे। ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं ओवरव्यू के साथ। इसके अलावा कल से हम मैकियावेली के जो राज सिद्धांत को देखने वाले हैं, उनके राज्य की प्रकृति, और वो कॉमनवेल्थ कहा करते थे। ये शब्द आप बार बार सुनने वाले हैं कॉमनवेल्थ का, तो इसे याद रखिएगा। ऐसे शब्द हॉब भी यूज करेंगे। इनके भी पहले हम उनकी अध्ययन पद्धतियों को देखने वाले हैं कि अध्ययन पद्धतियां क्या थी, जैसे कि हमने ऐतिहासिक पद्धति का थोड़ा सा जिक्र कर लिया है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।